गरीब कचरे वाले की 5 बेटियों की शादी। एक गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहती थी। सुशीला बहुत ही गरीब थी और उसकी 5 बेटियां थीं। वो कूड़ा कचरा बीन कर अपने घर का गुजारा करती थी, जिसके चलते गांव के कई लोग उसे कई सारे ताने भी सुनाया करते थे। सुशीला हाथ में बोरा लिए कूड़े के ढेर के पास कचरा बीन रही होती है। हे भगवान, देखो जरा इस मनहूस को, जहां देखो कचरा बीनती रहती है। ऐसी औरतों को तो इस गांव से निकाल ही देना चाहिए। अरे ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है, कलंक। हाँ हाँ, इसे निकाल दो इस गांव से। इसने हमारे पूरे गांव का नाम बदनाम कर रखा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर सुशीला उन सभी से कहती है, आखिर तुम लोगों को मुझसे दिक्कत क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जो तू काम करती है, इसे औरत जात की बेइज्जती होती है और हम नहीं चाहते कि तू ऐसा काम हमारे गांव में करे। जिस काम से मेरे परिवार की भूख मिटती है, वो काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब तो कूड़ा कचरा बीनकर अपने परिवार की भलाई करेगी। अरे तेरे सर पर तेरी 5 बेटियां बैठी है, उनकी शादी क्या कूड़ा कचरा बीनकर करेगी? मेरे लिए कूड़ा कचरा बीनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे तो हमारा पर्यावरण ही साफ होता है। लोगों की बातों को नजरअंदाज करती है और कूड़ा कचरा बीनना शुरू कर देती है। शाम को जब वो वापस घर की तरफ लौटती है तो वो अपने मन ही मन में सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों की जिंदगी ऐसी गरीबी में बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उनकी शादी अच्छे घर में करूंगी, ताकि उन्हें मेरी तरह कूड़ा कचरा बीन कर अपनी जिंदगी गुजारनी ना पड़े। सुशीला रोते रोते अपने घर पहुंच जाती है। उसकी ये हालत देखकर उसकी 5 बेटियां उससे कहती है, माँ, आपको ये क्या हुआ है? आज आपका चेहरा भी उतरा हुआ है। माँ, क्या आप रोकर आ रही हो? फिर से किसी ने कुछ कहा था क्या आपको? नहीं मेरी बच्चियों, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। माँ, आप हमसे सब कुछ छुपा सकती हो, लेकिन अपने आंसुओं को नहीं छुपा सकती। माँ, मैं जानती हूँ कि आज भी आपको गांव वालों ने जली कटी बातें सुनाई होगी, लेकिन आप हमारे लिए इतनी परेशानी और इतने कष्ट क्यों झेल रही हो? जबकि हम आपकी असली बेटियां भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी अच्छी परवरिश और शादी के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। आप क्यों एक वादे को पूरा करने के लिए इतना सहन कर रही हो माँ? अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम मेरी बेटियां हो, चाहे बेशक पराई हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटियां ही माना है। और मैंने अपनी बड़ी बहन को वादा किया था कि मैं तुम 5 की शादी अच्छे घराने में करूंगी। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। सुशीला की बात सुनने के बाद उसकी 5 बेटियां उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो सभी खाना खाना शुरू करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर से सुशीला एक सफेद कलर का बोरा हाथ में ले लेती है और पंडित के पास पहुंच जाती है। पंडित जी, मैंने आपको अपनी बेटियों की कुंडलियां दी थी। आपने उसके योग्य कोई लड़के ढूंढे हैं क्या? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को। एक माँ के लिए अपनी बेटियों का अच्छा सोचना बनता है, लेकिन तुम समाज के लोगों को तो जानती ही हो, वो अपने बेटों की शादी कूड़ा कचरा बीनने वाली से कभी नहीं करेंगे। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसा कहने के बाद सुशीला वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो रेड लाइट पर जाकर कूड़ा कचरा बीनना शुरू कर देती है। तभी वहां पर एक बहुत तेजी से कार आती है, जिसके चलते बेचारी सुशीला के ऊपर कीचड़ उछल आती है। हे भगवान, ये अमीरजादे कितने बदतमीज होते हैं। इन्हें ये तक नहीं दिखाई देता कि इनकी कार के आसपास और भी लोग खड़े होते हैं। इन्हें तो बस अपनी ही मौज मस्ती में कार चलानी होती है। सुशीला के सारे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। वो फिर भी कूड़ा कचरा बीनती रहती है। तभी वहां से कुछ औरतें गुजरती है। ये औरत अभी तक हमारे गांव में कूड़ा कचरा बीन रही है। बेचारी, ऊपर कार की वजह से कीचड़ उछल गई। अरे इसकी इज्जत पर भी इसी प्रकार कूड़ा कचरे बीनने की वजह से कीचड़ के दाग लगे हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनना नहीं चाहती। अगर दोबारा एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुशीला के चिल्लाने पर वो दोनों वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद सुशीला कचरा बीनते बीनते एक कूड़े खत्ते के पास पहुंच जाती है, जहां उसे ढेर सारा कूड़ा नजर आता है।
वहीं उसको कूड़े के अंदर एक बैग भी दिखता है। अरे ये बैग तो साफ सुथरा और मजबूत लगता है। मेरी 5 बेटियों में से किसी को तो ये बैग पसंद आ ही जाएगा। इसे मैं आज घर लेकर चलती हूँ। कूड़ा बीनने के बाद सुशीला सबसे पहले कबाड़ी के पास पहुंच जाती है और अपना सारा कूड़ा कचरा उसे बेच देती है। कबाड़ी वाला सुशीला को 100 रुपए दे देता है, जिसके बाद सुशीला पैसे और बैग लेकर घर वापस आ जाती है। अरे सेजल, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। सेजल बैग देखकर बहुत खुश होती है। वाह माँ, आप मेरे लिए बैग लेकर आई हो। मेरा बैग वैसे भी फट गया था। सेजल जैसे ही बैग खोलकर देखती है, उसके अंदर बहुत सारे नोटों की गड्डियां होती है। माँ जरा देखो तो सही, इस बैग के अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। सुशीला इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद सुशीला अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, ये सब ऊपर वाले की ही कृपा है। लगता है उसने हमारे दिन बदल दिए। अब मैं अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर परिवार में करूंगी। सुशीला उन पैसों से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा सा मकान बनाती है, जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ पैसों से वो अपनी मिठाई की एक दुकान भी खोलती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा कमाने लगती है। चंद महीनों में वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है। सुशीला अपनी 5 बेटियों के लिए सरकारी नौकरी वाले लड़के ढूंढती है, जिनसे उनकी शादी कर देती है। देखा मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे पता था एक ना एक दिन मैं तुम्हारी शादी अच्छे घरों में जरूर करूंगी। आखिरकार भगवान ने भी तो मेरा साथ दिया है। हाँ माँ, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ऐसी जिंदगी तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। माँ वैसे तो मुझे किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, लेकिन आपने हमारी किस्मत के सितारे चमका दिए। इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब दुनिया वालों को कहना चाहिए कि एक कचरे वाली ने अपनी 5 बेटियों की शादी अपने बलबूते पर करवाई है, जिसमें भगवान ने उसका साथ दिया है। हम सभी की शादी गरीब लोगों को एक हौसला देगी कि गरीब लोग भी अच्छे घरों में शादी कर सकते हैं। माँ आप हमारे लिए एक हीरा हो, हीरा। ऐसा कहने के बाद वो 5 बहनें मिलकर अपनी माँ को गले से लगा लेती हैं। तभी वहां पर सुशीला के मोहल्ले वाले आ जाते हैं। तुमने अपनी बेटियों की शादी इतने अच्छे घरों में की है कि मैं बता नहीं सकती। हमने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए हमें माफ कर देना। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना सुशीला बहन। सुशीला सबको माफ कर देती है और उन लोगों के साथ अपनी 5 बेटियों की शादी में बहुत एंजॉय करती है। वो अपनी 5 बेटियों की विदाई कर देती है। शादी के बाद उनकी 5 बेटियां अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहने लगती है, जिसके चलते सुशीला भी बहुत खुशी खुशी अपनी मिठाई की दुकान चलाने लगती है। गांव के सभी लोग अब उसी से मिठाइयां खरीदने लगते हैं। गरीब के घर अमीर का खाना। नैना और गीतिका के कदम अचानक एक 5 सितारा होटल के बाहर थम गए, जहां टेबल पर बैठे सैकड़ों अमीर लोगों की टुकड़ी बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे थे। दूर खड़ी दोनों बहनें उन्हें देखकर आपस में फुसफुसा रही थी। अरे वाह, ये जगह तो किसी खाने खजाने से कम नहीं। यहाँ पर तो खाने को बर्गर, पिज्जा, सैंडविच और भी कितना कुछ है। चलो ना दीदी, हम भी चलकर खाते हैं। नहीं नैना, हम अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही खाना खाते हैं। अपनी बहन की ये बात सुनकर 9 साल की नैना के मुंह पर गरीबी की मलिनता छा जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर छिटक पड़ती है, जहाँ एक अमीर परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है। बस अम्मा, मेरा पेट भर गया। अब मैं ये पिज्जा और नहीं खा सकती। अरे कोई बात नहीं मेरी प्रिंसेस, प्रेशराइज मत हो। ये पिज्जा प्लेट में छोड़ दो। चलो अब हम घर चलते हैं। उनके जाते ही टेबल के प्लेट में बचे खुचे पिज्जा के टुकड़े को देख नैना की बुझी हुई आस वापस से उजागर हो जाती है और अमीर वाला खाना खाने की ललक में वो झट से उस पिज्जा पर लपक पड़ती है। तभी गीतिका उससे वो प्लेट छीनते हुए कहती है, नैना इसे मत खाओ, ये उन लोगों का झूठा खाना है। दीदी, घर का प्याज रोटी खाकर मेरा मन फीका हो गया है। मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया, झूठा ही सही। आज मैं पिज्जा का स्वाद चख तो लूंगी, क्योंकि माँ तो हमें अमीरों वाला खाना खिलाने से रही। ऐसा कहकर नैना अमीरों की छोड़ी हुई जूठन चाव से काट काट कर खाने लगती है और कुछ देर बाद दोनों बहनें घर लौट आती हैं, जहां गीतिका अपनी माँ को होटल में हुआ सारा वाक्य बताती है, जिसे सुनकर गंगा नैना को एक थप्पड़ मारकर कहती है, नैना, क्यों खाया वो झूठा खाना तूने?
क्योंकि दिन रात ये रूखी सूखी रोटी और प्याज खा खा कर मेरा गला छिल गया है। क्या फायदा आपके खटने का माँ, जो आज तक आप हमें कभी अमीरों वाला खाना भी नहीं खिला सकी। बस जब देखो गरीबी का दुखड़ा सुनाती रहती हो। अरे इतना फीका खाना तो गली गुच्छी के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। अमीरों वाला खाना खाने की होड़ में नैना अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर सो जाती है और देर रात जागती हुई गंगा चौखट पर चुपचाप बैठी थी। एकाएक उसके मन की कुड़हन कुड़कुड़ाहट में बदल गई और वो खुद से बोल पड़ी, और कितना दुख भोगना बाकी रह गया है ऊपर वाले। क्यों मेरी दर्द बाधा तुझे दिखाई नहीं दे रही। दिन रात जी तोड़ मेहनत करके कभी मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे में मैं गरीब माँ अपनी 5 बेटियों का पेट भर पाने में असमर्थ हो जाती हूँ। फिर कैसे खिलाऊं मैं उन्हें अमीरों वाला खाना। उस पल छिन गंगा का मन टूटकर बिखर गया था, मगर संघर्ष कहाँ उसका साथ छोड़ने वाली थी। अगली सुबह 5 साल की पारुल अपनी माँ के आंचल से लिपट कर कहती है, माँ देखो ना, ये रोटी कैसे अकड़ गई है, मैं क्या खाऊं। पारुल ला, ये रोटी मुझे दे, मैं खा लूंगी, तू ये चावल खा ले। अब खुश। गीतिका 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो गरीबी की गहराई और अपनी माँ की मजबूरी सरलता से समझती थी। वो मर्म लहजे से पारुल को उलझाने की कोशिश करती है, मगर पारुल हाथ छटक कर हठ पर अड़ जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये रात का भात नहीं खाऊंगी। माँ, मेरी सहेली रूबी के घर रोज रहीजों वाला खाना बनता है। कल वो चौखट पर बैठकर बड़े चाव से पुलाव खा रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी। आज मुझे भी पुलाव खाना है। पारुल, माँ के पास पुलाव बनाने के लिए पैसे नहीं है, जो है यही खा ले। देख, मैं और गीतिका दीदी ये रोटी खाकर दिखाते हैं। फिर सिया और गीतिका पारुल का मन फिराने के लिए उस अकड़ी हुई बासी रोटी को काट काट कर खाती हुई झूठी वाहवाही करने लगती है। अरे वाह, ये रोटी तो मुंह में मिश्री के जैसे घुल मिल गई। लो पारुल, तुम भी खाकर देखो। फिर पारुल अपनी बहनों के साथ रात के उस बासी खाने को खाने लगती है। ये मंजर देखकर गंगा अंदर ही अंदर खुद को कोस रही होती है। गीतिका बेटी, मुनिया का ख्याल रखना, मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। गंगा को घर से जाते देख 2 साल की नन्ही मुनिया उससे सड़ जाती है। गंगा उसे सहलाते हुए गीतिका की गोद में देकर काम पर निकल जाती है। वो रूपचंद की कोठी में साफ सफाई किया करती थी। बदले में जो 4 पैसे आते थे उससे ही घर का चूल्हा जलता था। उस दिन रूपचंद के घर में जोरों शोरों से सजावट चल रही थी, जिसे देखकर गंगा झिझकते हुए पूछती है, क्या बात है साहब जी, इतनी साजबाज कुछ खास है क्या? हाँ गंगा, कल मेरी बिटिया विदेश से लौट कर आ रही है। बस उसी के आने की खुशी में ग्रैंड पार्टी है। अच्छा सुन, कल की दावत में अगर तू मेहमान नवाजी करना चाहती है तो देख ले, मैं वेटर के बदले के पैसे तुझे दे दूंगा। ये सुनकर गंगा के टूटे मन में उम्मीद रोशन हो उठती है। अगर कल थोड़ा ज्यादा काम करके मैं अपनी बेटियों की आंखों में बसे अमीरों वाला खाना खाने की ख्वाहिश को पूरा कर पाऊंगी तो मुझे ये मंजूर है। गंगा फौरन से हामी भर देती है और अगली सुबह गीतिका को लेकर काम पर जाने लगती है। तभी नैना उसे टोकती है, माँ, तुम गीतिका दीदी को अपने साथ क्यों लेकर जा रही हो? बिटिया, आज साहब जी के घर में दावत है, हमें वहां आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार करना है। बदले में जो पैसे मिलेंगे उसे हम तुम चारों के लिए अमीरों वाला खाना लेकर आएंगी। फिर जैसे ही गंगा गीतिका को लेकर निकलती है, नैना फुसफुसाती है, सिया, पारुल, यहाँ बैठकर माँ की बात जोड़ने का कोई फायदा नहीं। वो आज फिर हमें गया गुजरा गरीबों वाला खाना ही खिलाएंगी। क्यों ना हम चारों चोरी छुपे दावत में चलकर किसी टेबल के नीचे छुपकर खूब सारा अमीरों वाला खाना खाएं। हाँ चलो दीदी। सिया और पारुल अमीरों वाले खाने के लुत्फ उठाने के ललक में नैना की लालच भरी बातों में आकर पार्टी में पहुंचकर बहुत सारा खाना देखकर प्लेटों में खचाखच खाना भरकर टेबल के नीचे छिप जाती हैं। तभी अमीर गरीब के फर्क फासले से अनजान 2 साल की मुनिया बिलखते हुए टेबल से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर रूपचंद की बेटी रोजी अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए कहती है, यक, ये मैली कुचैली बच्ची इस पार्टी में कहां से घुस आई? और ये टेबल के नीचे कैसी फुसफुसाहट है? बाहर निकलो, कौन है अंदर? तीनों बहनें थरथराई हुई बाहर निकल आती है। डर के मारे उनके हाथ पांव फूल रहे थे। तभी रूपचंद और गंगा भी वहां आ जाती है। अरे गंगा, ये तेरी बेटी है? क्यों रे गंगा, यही सिखाया है तूने अपनी बेटियों को, अमीरों की पार्टी में घुसकर खाना चुराना? नहीं मेम साहब, माँ का कोई कसूर नहीं है।
हम अमीरों वाला खाना खाने की होड़ में यहाँ चले आए, क्योंकि हमने कभी अमीरों वाला खाना नहीं खाया। माँ जो कमाती है उससे हम कभी गीले चावल खाते हैं तो कभी रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटते हैं और कभी कभी तो पानी पीकर पेट भरते हैं। पारुल के नन्हे से जुबान से गरीबी की गंभीरता देखकर पार्टी में मौजूद हर अमीर का कलेजा पसीज पड़ता है, जिसके बाद रूपचंद आगे बढ़कर पारुल के आंसू पोंछते हुए कहता है, बिटिया आज की दावत तुम्हारे लिए है, जो मन चाहे खाओ। क्या हम कुछ भी खा सकते हैं? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कुछ भी? हाँ बेटिया, जो मन चाहे खाओ। ये सुनकर गंगा की गरीब बेटियों का फीका चेहरा फौरन चमक उठता है। उस रोज उन्हें वो सब कुछ खाने को मिलता है जिसका ख्वाब वो अरसों से देख रही थी। ये देखकर गंगा हाथ जोड़कर कहती है, शुक्रिया साहब जी, आज आपने मुझ गरीब की बेटियों को अपने इस ऊंचे समाज में अमीरों वाला खाना खाने की इजाजत देकर मुझ गरीब माँ का मान बढ़ाया है। गंगा, ये कहावत नहीं सुनी तुमने? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज गरीबी की इस झलक ने रूपचंद को झकझोर कर रख दिया है। हमारे खाने की मेज से न जाने कितना खाना कचरे का कौर बनता है। अब ये भूल भविष्य में नहीं होगी। अब से मेरे घर का बचा खाना तुम अपनी बेटियों के लिए बांध कर ले जाना। इससे अन्न का अनादर भी नहीं होगा और उन्हें भी अच्छे खाने के लिए ललकना नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद से गंगा के घर में खाने को लेकर कोई भी खिटपिट नहीं हुई, क्योंकि उनका वो ख्वाब मुकम्मल हो गया। उन्हें रईसों की महफिल में ठाठ से बैठकर अमीरों वाला खाना खाने का मौका जो मिला था। ठंड में छोटे कपड़े पहनने वाली ननद। दिसंबर का महीना चल रहा था। लीलावती और उसकी बहू शिवांगी ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। वह सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी वहां नताशा छोटे और हॉट कपड़े पहनकर उनके सामने आती है। उसे देखते ही शिवांगी के मुंह से चाय बाहर निकल आती है और वह कहती है, अरे नताशा, ये तुमने क्या पहना है? जरा माहौल तो देखो, कितना ठंडा है। इतनी सर्दी में तुम ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाती हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ओ गॉड भाभी, तुम ऐसी बातें कर सकती हो? तुम तो मेरी ही उम्र की हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर की हॉटनेस बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे देखकर भी तुम हॉट नहीं हो पाती। तुम्हें भी ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। अरे नताशा, अगर इतने छोटे कपड़े पहनोगी तो सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगी और फिर तू कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाएगी। इसलिए जा और जाकर कुछ गर्म कपड़े पहन ले। अब आप लोगों को कौन बताए कि ऐसे ही कपड़े तो माहौल को गर्म बनाते हैं। वैसे मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नताशा जैसे ही घर के बाहर निकलती है, घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड विनय बाइक लेकर उसके पास आ जाता है। विनय उसे देखते ही खुशी से कहता है, ओए होए, कोई एसी चलाओ, बहुत गर्मी है यहाँ। ओहो, तुम भी ना, चलो अब पार्टी में चलते हैं। नताशा की फ्रेंड शिल्पा की शादी से पहले बैचलर पार्टी होती है। शिल्पा ठंड से कपकपा रही होती है और उसने गर्म गर्म कपड़े पहने होते हैं। जैसे ही वह नताशा को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों शिल्पा, उड़ा दिए ना मैंने तेरे होश? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो तू बिल्कुल कहर उठा रही है। देख, अगर तू इतने छोटे कपड़े पहनेगी तो बीमार पड़ सकती है, इसलिए समझदारी यही थी कि तू गर्म कपड़े पहन कर आती। ये ले, मेरा शॉल ओढ़ ले। इस सर्दी में क्या तुझे लगता है कि मैं तेरा ये शॉल ओढ़ लूंगी? तू पागल है। आज तेरी शादी से पहले बैचलर पार्टी है। चलना यार, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा डांस करते हैं। ओहो, तू भी पूरी आफत है। चल चलकर थोड़ा डांस कर लेते हैं, शायद इसी बहाने मेरे शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। शिल्पा और नताशा दोनों डांस करने लगते हैं। क्लब के अंदर सभी लड़कियां और लड़के नताशा को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे यार, ये सभी लोग तुझे क्यों घूर कर देख रहे हैं? ओहो, ये तो मेरी हॉटनेस का कमाल है। तू भी किन बातों पर ध्यान दे रही है? इन सब बातों को छोड़ और अपनी बैचलर पार्टी को एंजॉय कर। नताशा ऐसा कहकर शिल्पा के साथ पूरी रात एंजॉय करती है। आधी रात के समय जब नताशा अपने घर वापस लौट रही होती है तो रास्ते में उसे बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। नताशा कार अंदर से बाहर निकलती है और ठंडी हवाओं का मजा लेने लगती है। जब वह नशे की हालत में घर पहुंचती है तो लीलावती उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अब मुझे इसकी शादी करवा देनी चाहिए। क्या पता शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। लीलावती नताशा को उसके कमरे में ले जाती है और उसकी सैंडल उतारकर उसे बिस्तर पर लिटा देती है, जिसके बाद वो उसको एक रजाई भी उड़ा देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, लीलावती नताशा को कई सारे लड़कों की फोटो दिखाती है। देख नताशा, तुझे जो करना है वो तू कर लियो, लेकिन ये सब तुझे अपनी शादी के बाद ही करना होगा। मैंने तेरे लिए ये लड़के देखे हैं, इनमें से कोई लड़का तुझे पसंद है तो बता दे।
अरे माँ, आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हो? मैं अभी शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे नताशा, सही समय पर अगर तुम्हारे हाथ पीले हो जाएं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? माँ जी बिल्कुल सही कहती हैं। अब तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम्हें शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। शिवांगी की बात सुनकर नताशा बिना नाश्ता किए ही टेबल से उठ जाती है, जिसके बाद कलावती अपने आप ही किसी एक लड़के की फोटो पसंद करती है और उससे नताशा का रिश्ता तय कर देती है। कुछ दिनों में वह दिन भी आ जाता है जिस दिन नताशा की शादी विनय से हो जाती है। देख बेटी, अब तू पराई हो गई है, इसलिए हमारी इज्जत का ख्याल रखते हुए अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन ससुराल में तहजीब के कपड़े पहन लेना। ऐसे छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट या मिनी टॉप पहनकर बाहर घूमोगी तो तुम्हारे ससुराल में किसी को पसंद नहीं आएगा। सबकी बातें सुनने के बाद नताशा विनय के साथ उसके घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो वो नॉर्मल कपड़े पहनती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह छोटे छोटे मिनी स्कर्ट, मिनी टॉप और बहुत सारे अजीब तरह के कपड़े पहनना शुरू कर देती है। एक दिन उसकी सास दुर्गेश्वरी उससे कहती है, हे भगवान बहू, ये तूने क्या पहना है? अरे तुझे किसी ने इस हालत में देख लिया तो तू जानती भी है कि तेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ठंड में तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं। देखो माँ जी, ये कपड़े मेरी पसंद के हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैंने पहने हैं। अरे बहू, जरा इस ड्रेस का गला देख, ऊपर से ये कट स्लीव भी है। ऐसे कपड़े पहनकर तू घर में नहीं घूम सकती, जा जाकर कोई सूट या साड़ी पहन ले। दुर्गेश्वरी के कई बार समझाने के बाद भी नताशा उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही शादी के 1-2 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नताशा शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही होती है। अरे नताशा, तुम कहाँ जा रही हो, और वो भी इतना सज धज कर? आज मैं एक हैलोवीन पार्टी में जा रही हूँ। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? अरे तुम तो हमेशा बहुत खूबसूरत और सुंदर लगती हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जो कपड़े तुमने पहने हैं वो जरूरत से ज्यादा छोटे हैं? ओहो, हैलोवीन पार्टी में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, क्या आपको नहीं पता? और फिर मैं हॉट लड़कियों की रानी हूँ, रानी। मुझे ऐसे जरूरत से ज्यादा छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। ऊपर से मुझे ठंड भी नहीं लगती। अब तुम इसे वरदान समझ लो या फिर मेरी खुशकिस्मती। नताशा ऐसा कहकर हैलोवीन पार्टी के लिए निकल जाती है, जिसके बाद नताशा पार्टी में पहुंचकर खूब सारी आइसक्रीम और ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पीती है और बहुत सारा डांस भी करती है। पार्टी खत्म होने के बाद नताशा आधी रात में वापस घर आने के लिए टैक्सी ढूंढ रही होती है। बहुत ही मुश्किलों के बाद उसे एक टैक्सी मिलती है। चलो भैया, मेरी हॉटनेस को कम करो और ड्राइविंग पर जरा ध्यान दो। ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। जैसे ही नताशा घर के पास पहुंचने वाली होती है, गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। ओहो, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ये लो भैया, आपके पैसे। मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नताशा ठंडी ठंडी हवाओं को चीरते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन इन ठंडी हवाओं से नताशा को भी ठंड का असर महसूस होने लगता है। तभी नहले पर दहला हो जाता है। अचानक से बिजली कड़कती है और जोरदार बारिश होने लगती है। दिसंबर के महीने में ये ठंडी ठंडी बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं बेचारी नताशा का बहुत बुरा हाल कर देती हैं। घर तक पहुंचते हुए वो बुरी तरह कपकपाने लगती है। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। उसी दिन उसकी भाभी शिवांगी भी उससे मिलने उसके घर आई होती हैं। माँ जी, आप डॉक्टर को बुला लीजिए, मैं नताशा को कमरे में लेकर जाती हूँ और उसके ये गीले कपड़े बदल देती हूँ। शिवांगी अपनी नंद को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसके कपड़े चेंज कर देती है, जिसके बाद वह जल्दी से हीटर ऑन करती है और उसको रजाई भी उड़ा देती है। कुछ ही देर में विनय डॉक्टर को ले आता है, जिसके बाद डॉक्टर नताशा का चेकअप करने के बाद सबसे कहते हैं, देखिए ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश की वजह से इनको सर्दी लग गई है। मैंने दवाई दे दी है, कुछ दिन बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और अगले दिन सुबह तक इन्हें होश भी आ जाएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही नताशा को होश आ जाता है, उसकी भाभी शिवांगी उसके पास बैठी होती हैं और विनय उससे कहता है, तुम्हें अपनी जरा भी परवाह है? अगर थोड़ी और देर हो जाती तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता। आप बिल्कुल सही कहते हो, पहली बार मुझे सर्दी का एहसास हुआ है। आज के बाद मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। नताशा उस दिन से फुल स्लीव और गर्म कपड़े पहनने लगती है, जिसके बाद वह समझ जाती है कि छोटे और बड़े कपड़े हमेशा सीजन के हिसाब से ही पहनने चाहिए।